दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 के जब से नतीजे देश के सामने आए हैं, तब से ही देखा गया है कि हर तरफ असदुद्दीन ओवैसी की काफ़ी चर्चा है और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि बिहार के इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने जो कर दिखाया है वो कोई मामूली बात नहीं है। मगर हाँ, बिहार के नतीजों के बाद मुसलमानों से जुड़ी हुई एक अजीबोगरीब और परेशान कर देने वाली चीज सामने निकल कर आई है कि जिसके बारे में काफ़ी बात होनी चाहिए थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो इसके बारे में खबर ही नहीं है। मुसलमानों से जुड़ी हुई वो चिंताजनक चीज़ क्या है, तो वो तो हम आपको बताएंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि बिहार के इस चुनाव में टोटल कितने मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है और वो कौन कौन है, किस सीट से है या फिर किस पार्टी से है। मगर इससे पहले इससे जुड़ी हुई कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ों पर नज़र डालते हैं। वैसे तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन ही हैरान कर देने वाला है। इसकी वजह यह है कि जो जीतने वाला ग्रुप है, मतलब कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी, उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है कि उनकी पार्टी के लोगों ने भी ख्वाब में नहीं सोचा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो अपोजिट पार्टी है, मतलब कि जो अपोजिट ग्रुप था, जैसा कि आरजेडी, कांग्रेस, उन्होंने इतना ज़्यादा बुरा प्रदर्शन किया है कि उनके लोगों ने भी कभी ख्वाब में भी इमेजिन नहीं किया होगा। इसके अलावा अब आप लोग इनसे मिल लीजिए। ये है प्रशांत किशोर। लंबे वक्त से भारत की राजनीति में पर्दे के पीछे रहकर एक अहम किरदार अदा करने वाले प्रशांत किशोर के बारे में दावा किया जाता है कि पिछले कुछ दशकों में भारत की राजनीति में कई चुनाव ऐसे हुए हैं कि जिनको जितवाने में मेन किरदार इन्हीं प्रशांत किशोर का था। देश में आज कई बड़े बड़े नेता हैं कि जिनको कुर्सी तक पहुंचाने का क्रेडिट प्रशांत किशोर को ही दिया जाता है, तो कई नेताओं को कुर्सी से उतारने का भी क्रेडिट दिया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि जब यही प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे से सामने आने का फैसला करते हैं और खुद ही चुनाव में उतरते हैं, तो इनकी पार्टी की परफॉर्मेंस रहती है कि उसको हम बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि बुरा भी देखकर जब कहा जाएगा कि जब सामने कुछ हो, क्योंकि इनकी पार्टी का रिजल्ट तो 0/0 है। और अब आगे बढ़े तो नंबर आता है उस पर्सनालिटी का कि इस चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है, बल्कि ये कह सकते हैं कि इस चुनाव के नतीजे में इसी इंसान ने तहलका मचा रखा है, और वो है असदुद्दीन ओवैसी। चुनाव के नतीजे आने से पहले, चाहे वो बड़े ज्ञानी हो या फिर एग्जिट पुलिस हो या फिर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने वाले बहुत सारे पत्रकार हों, सभी का ये मानना था कि इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी एक या ज्यादा से ज्यादा 2 सीट ही जीत सकेंगे। मगर जब नतीजे आए तो वो काफी शॉकिंग थे, क्योंकि काफी कम सीट पर उतरने वाले असदुद्दीन ओवैसी 5 सीट बड़े मार्जिन के साथ जीतने में कामयाब हो चुके थे। और ये उस वक्त हो रहा था कि जब एनडीए की आंधी में पूरा महागठबंधन, मतलब कि जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, वो सारी की सारी उड़ गई। यही वजह है कि बिहार के इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन क्लियरली कांग्रेस या कांग्रेस जैसी पार्टी से बेहतर बताया जा रहा है, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी में आती है, बल्कि बड़ी ही नहीं पुरानी पार्टी में आती है, और जो पार्टी पिछले लंबे वक्त से अलग अलग चुनाव में ओवैसी के ऊपर बीजेपी का बी टीम होने का इल्जाम लगाती है। अब देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नंबर्स के मामले में उन पार्टी के बराबर में जाकर खड़ी हो गई है, तो भला ये बी टीम होने का या फिर वोट काटने का इल्जाम कैसे लगाया जा सकेगा। दोस्तों, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इस अच्छे प्रदर्शन के पीछे मोटे मोटे तौर पर 3 वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह यह है कि महागठबंधन की तरफ से चुनाव में पहले ही मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर देना। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से बाद में पूरे चुनाव के अंदर इस मुद्दे को खूब उठाया गया और बार बार मुसलमानों से कहा गया कि देखिए, आप 17 से 18% के करीब हैं, मगर इसके बावजूद भी डिप्टी सीएम नहीं बन सकते, आपको तो सिर्फ दड़ी ही उठाना है। जबकि उन लोगों को डिप्टी सीएम घोषित किया जा रहा है कि जिसकी हिस्सेदारी 2 से 3% है। साथियों, पहले भले ही इस चीज को नकारा जा रहा था, लेकिन रिजल्ट के बाद क्लियर हो चुका था कि इस चीज को लेकर काफी असर देखा। दूसरी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि चुनाव होने से पहले ही ओवैसी का खुले तौर पर महागठबंधन से कांटेक्ट करना, उनको ऑफर देना कि हमको भी महागठबंधन में शामिल कर लो और कम सीटों पर राजी भी हो जाना। मगर हद से ज्यादा कम सीटों पर राजी होने के बावजूद भी महागठबंधन की तरफ से जानबूझकर असदुद्दीन ओवैसी को रिजेक्ट कर देना, मतलब कि उनको अपने ग्रुप में न लेना। इस चीज ने भी सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स पर काफी साइकोलॉजिकली काफी असर डाला और बची कुछ ही कसर पूरी कर दी तीसरी वजह ने, और वो ये है कि इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को आरजेडी की तरफ से डिसरिस्पेक्ट करना। तो कुल मिलाकर ऐसे ही कुछ फैक्ट्स थे कि जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के हक में अच्छा काम किया। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर्स के बारे में कि आखिर पूरे चुनाव में तमाम जीतने वाले मुसलमान कितने हैं।
किस किस पार्टी से है और उनके क्या क्या नाम हैं। तो टोटल जीतने वाले मुसलमानों का नंबर है 11 और उनमें से 5 तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। उनमें से पहला नाम आता है तौसीफ आलम का, जो बहादुरगंज की सीट से थे, और दूसरा नाम आता है अख्तरुल ईमान का, जो अमोर सीट से थे और जो बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक चेहरा भी है। और तीसरा नाम आता है गुलाम सरवर का और चौथा नाम आता है मुर्शिद आलम का, जो कि हाट की सीट से थे, और पांचवा नाम आता है सरबर आलम का, जो कोचाधामन की सीट से थे। अब इन 5 के बाद बचे हुए जो 6 लोग हैं उनमें से सिर्फ एक का ताल्लुक ही एनडीए से है। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी तो आमतौर पर मुसलमानों को टिकट देती ही नहीं है। तो अब बचे नीतीश कुमार की पार्टी, उनकी पार्टी से जीतने वाले इकलौते कैंडिडेट जिनका नाम है मोहम्मद जमा खां, जो बिहार के चुनाव में चैनपुर से जीते हैं। इसके अलावा बचे हुए 5 लोगों का ताल्लुक गठबंधन से है, मतलब के आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टी से है। महागठबंधन के भी इन लोगों को अगर अब 11 लोगों वाली लिस्ट में शामिल किया जाए तो नंबर 8 पर नाम आता है आसिफ अहमद का, जो आरजेडी के टिकट से बसपी से चुनाव जीते हैं। जबकि 9वें नंबर पर नाम आता है उसामा साहब का, जो आरजेडी के टिकट से रघुनाथपुर से चुनाव जीते हैं। याद रखिए ये वही उसामा साहब हैं कि जो शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं। इसी वजह से इनकी ये सीट बिहार से बाहर लगभग पूरे भारत देश में चर्चे में रही, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो भी चुनाव प्रचार किया जा रहा था इनके फादर यानी कि इनके वालिद और मजहब को लेकर टारगेट किया जा रहा था। उसके बावजूद भी उसामा साहब चुनाव जीतने में कामयाब रहे। आगे बढ़े तो नाम आता है फैसल रहमान का, जो आरजेडी की टिकट से ढाका से चुनाव जीते हैं। उससे भी अगला नाम आता है अब्दुल रहमान का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर अररिया से चुनाव जीते हैं। अब आखिर अगर बात करें मुसलमानों से जुड़ी हुई उस परेशान कर देने वाली चीज के बारे में जिसका जिक्र बिल्कुल हमने शुरू में किया था, वो ये है कि बिहार के असेंबली में मुसलमानों का लगातार गिरता हुआ परसेंटेज। जैसा कि अभी तक वीडियो में हम जान ही चुके हैं कि जीतने वाले मुसलमानों का टोटल जो नंबर है वो 11 है, जबकि बिहार के अंदर मुसलमानों की जो टोटल आबादी है वो 17 से 18 के करीब है। अब टोटल आबादी में इतना बड़ा रेशियो रखने के बावजूद भी बिहार की विधानसभा में सिर्फ 11 लोगों का होना बहुत कम है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज तो ये है कि ये नंबर लगातार गिरता जा रहा है। बल्कि ये जो टोटल 11 लोग जीते हुए हैं इनको लेकर लगातार अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ डिकेड्स में ये सबसे कम नंबर है। पिछले चुनाव में ये आंकड़ा 19 के करीब था और उससे भी पिछले चुनाव में मतलब के 2015 के इलेक्शन में ये नंबर 24 से 25 के करीब था। इससे ये पता चलता है कि हर आने वाले चुनाव में ये नंबर गिरता जा रहा है, कि जिसको लेकर मुसलमानों को खूब गौर फिक्र करना चाहिए। बाकी इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्त और साथियों के साथ शेयर भी करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।